हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैक्स वेबर के बारे में। तो मैक्स वेबर के बारे में पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। इसका जो बचा हुआ पार्ट है वह आज हम इसको पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं फ्रेंड, मैक्स वेबर के विचार। तो मैक्स वेबर के विचार के अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो मैक्स वेबर ने कुछ ऐसे विचार दिए हैं जो वर्तमान में नौकरशाही में प्रासंगिक हैं, ठीक है, और कुछ आधारों पर इनकी आलोचना भी की जाती है। तो पहले इसमें देखिए मैक्स वेबर के विचार कौन कौन से हैं, फिर इसके बाद में इनकी आलोचना बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही को एक कुशल संगठन के रूप में रेखांकित किया था और नौकरशाही का एक मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया था या प्रतिमान प्रस्तुत इन्होंने किया था। तो इसी आधार पर मार्टिन एल्ब्रो कहते हैं, तो मार्टिन एल्ब्रो का कहना है कि वेबर ने नौकरशाही की अवधारणा को इस प्रकार स्पष्ट किया था कि यह नियुक्त किए गए कर्मचारियों का एक प्रशासनिक समूह होता है, ठीक है। ये मार्टिन एल्ब्रो ने कहा है, ठीक है फ्रेंड। तो मार्टिन एल्ब्रो कहते हैं कि वेबर ने नौकरशाही की अवधारणा को किस प्रकार प्रस्तुत किया था या किस प्रकार स्पष्ट किया था। तो मार्टिन एल्ब्रो ने कहा है कि मैक्स वेबर ने कहा था कि जो नौकरशाही होती है वह क्या है, नियुक्त किए गए कर्मचारियों का एक प्रशासनिक समूह होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है 1920 में प्रकाशित अपनी पुस्तक जिसका नाम था सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत में मैक्स वेबर ने नौकरशाही या कर्मचारी तंत्र का एक आदर्श प्रतिमान या एक मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है 3 नंबर में कि मैक्स वेबर ने अपनी किस एक पुस्तक में नौकरशाही या कर्मचारी तंत्र का एक आदर्शमान प्रतिमा या आदर्श प्रतिमान निर्मित किया था या प्रस्तुत किया था। तो इस पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना होगा सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आगे पद्धति शास्त्र। अब पद्धति शास्त्र के संबंध में मैक्स वेबर के क्या विचार थे। तो पद्धति शास्त्र को इंग्लिश में कहा जाता है मेथोडोलॉजी, ठीक है। इसमें देखिए तो पद्धति शास्त्र क्या होता है। तो पद्धति शास्त्र या रीति विज्ञान या इंग्लिश में इसका मेथोडोलॉजी कहते हैं। तो इसका अर्थ यह होता है कि यह उन पद्धतियों या प्रविधियों का समूह होता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र या गतिविधि में प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में तो पद्धति शास्त्र के संबंध में मैक्स वेबर ने अलग से कोई पुस्तक या कोई लेख नहीं लिखा था, बल्कि इनके द्वारा कुछ लेख लिखे गए थे और इनके लेखों में ही पद्धति शास्त्र से संबंधित कुछ सामग्री हमें उपलब्ध होती है। तो इनके लेख कौन कौन से हैं। तो 3 लेख हैं इनके जिनसे हमें इनके पद्धति शास्त्र संबंधी सामग्री प्राप्त होती है। तो इसमें 3 लेखों के नाम आपको ध्यान रखना होगा। तो पहला लेख है इनका कि रोसर एंड नीड्स एंड द लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ हिस्टोरिकल इकोनॉमिक्स। यह 1902 में इनका लेख था जो आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में सेकंड इनका लेख आता है कि क्रिटिकल स्टडीज इन द लॉजिक ऑफ द कल्चरल साइंसेस। यह 1904 में इनका लेख छपा था। फिर इसके बाद में अगला आता है कि ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंस एंड सोशल पॉलिसी। यह भी 1904 में लेख इनका प्रकाशित हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो 3 लेख हैं इनके इन्हीं तीनों लेख से हमें पद्धति शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बाकी अलग से इन्होंने पद्धति शास्त्र के संबंध में कोई पुस्तक नहीं लिखी है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए ज्ञान मीमांसात्मक। तो ज्ञान मीमांसात्मक के बारे में इनका क्या विचार था। तो देखिए इसमें तो आदर्शवाद की यह एक चर्चा इमैनुअल कांट के विचारों से उत्पन्न हुई थी, जो यह मानकर चलती है कि हम बाहरी विश्व को वास्तविक रूप में इसलिए समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे विचारों में विषयनिष्ठ श्रेणियां बन चुकी है या कोई भी एक सब्जेक्टिव श्रेणियां बन चुकी हैं, इसलिए हम विश्व को वास्तविक रूप से नहीं समझ पाते हैं। ये ज्ञान मीमांसात्मक संबंध में विचार रहता है इनका। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें रेमंड एरन। तो जो रेमंड एरन थे
इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी। तो इनकी पुस्तक का नाम था मेन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट में वेबर के आदर्श प्रारूप में 3 प्रकार की अवधारणाओं का वर्णन प्राप्त होता है। तो ये 3 प्रकार की अवधारणाएं कौन कौन सी है? तो इसमें देखिए, पहली अवधारणा होती है ऐतिहासिक विशिष्टता के आदर्श प्रारूप। तो इसमें इन्होंने कहा है कि किसी विशिष्ट ऐतिहासिक स्थिति या संदर्भ का अध्ययन करने के लिए इस प्रकार के आदर्श प्रारूप बनाए जाते हैं और इसी में रेमंड एरन कहते हैं। तो रेमंड एरन ने कहा है कि वेबर का ऐतिहासिक विशिष्ट केवल आंशिक पुनर्निर्माण है, क्योंकि कोई भी समाजशास्त्री पूरे ऐतिहासिक संदर्भ में कुछ ही तत्वों का चयन करता है और उसी के अनुरूप आदर्श प्रारूप विकसित भी करता है। अतः यह आदर्श प्रारूप संपूर्ण ऐतिहासिक विवरण की व्याख्या नहीं करता है, बल्कि कुछ विशिष्टताओं को भी बताता है। और वेबर के द्वारा जो पूंजीवाद के बारे में विचार प्रस्तुत किए गए थे, और ठीक है, तो वेबर के द्वारा प्रस्तुत पूंजीवाद तथा पश्चिमी शहर ऐसे ही 2 आदर्श प्रारूप हैं जो संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था एवं किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक यथार्थ के आधार पर बौद्धिक रूप से निर्मित किए गए थे। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ये रेमंड एरन ने कहा है किसके बारे में? मैक्स वेबर के बारे में, जो ऐतिहासिक विशिष्टता के आदर्श प्रारूप थे। इसके बाद फिर अगली अवधारणा आती है कि ऐतिहासिक यथार्थ के अमूर्त तत्वों के आदर्श प्रारूप। अब यहाँ पर जो अमूर्त शब्द आया है, तो अमूर्त क्या होता है? तो जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है उसे अमूर्त कहा जाता है। ठीक है, तो अमूर्त वह होता है जो वैचारिक स्थिति में तो है किंतु यथार्थ या भौतिक रूप से हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता है, तो उसे क्या कहते हैं? अमूर्त कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद में वेबर ने इस श्रेणी में सामाजिक यथार्थ में उन आदर्श प्रारूपों को रखा है जो जटिल तथा अमूर्त होते हुए वास्तविकता में दिखाई दे जाते हैं, और इन आदर्श प्रारूपों में संपूर्ण व्यवस्था की वास्तविकता का समावेश न होकर कुछ विशिष्ट प्रकार की जो ऐतिहासिक वास्तविकता का इसमें समावेश होता है। ठीक है। और जो नौकरशाही, तो नौकरशाही, सामंतवाद और सत्ता को इसी श्रेणी में रखा जाता है। फिर इसके बाद में तीसरा आता है कि विशिष्ट व्यवहार के तार्किक पुनर्निर्माण पर निर्मित आदर्श प्रारूप। तो मैक्स वेबर के अनुसार जब किसी विशिष्ट प्रकार की या किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवहार की तार्किकता को आधार बनाकर कोई आदर्श प्रस्तुत किया जाता है या आदर्श प्रारूप बनाया जाता है, तो वह विशिष्ट व्यवहार के तार्किक पुनर्निर्माण पर निर्मित आदर्श प्रारूप कहलाता है। और यह आदर्श प्रारूप मुख्यतः सैद्धांतिक तथा शैक्षिक प्रकृति के होते हैं और अर्थशास्त्री सिद्धांतों के तर्कवाक्य इसी श्रेणी के आदर्श प्रारूप होते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। ये 3 अवधारणाएं इन्होंने बताई थी जो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में मैक्स वेबर का सत्ता प्रतिमान। तो सत्ता प्रतिमान, इसी को प्राधिकार प्रतिमान या सत्ता मॉडल भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो मैक्स वेबर ने सत्ता के मॉडल 3 प्रकार के बताए हैं। तो देखिए कौन कौन से मैं आपको बता रहा हूँ। तो सत्ता के 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं। कौन कौन से प्रकार हैं ये आगे बताऊंगा मैं। तो इससे पहले देखिए कि संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किए गए प्रशासनिक अधिकारियों का समूह ही नौकरशाही कहलाता है, ये मैक्स वेबर कहते हैं। तो मैक्स वेबर का कहना है कि संगठन में जो भी उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जितने भी अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के समूह को नौकरशाही कहते हैं, ये मैक्स वेबर ने कहा है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, तो इनका जो समूह है यह क्या कहलाता है? नौकरशाही कहलाता है। इसके बाद फिर नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादक ये मैक्स वेबर है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और मैक्स वेबर का नौकरशाही मॉडल सामूहिक गतिविधियों के तर्क संगत की एक समाजशास्त्री अवधारणा ही है। इसके बाद फिर वेबर का नौकरशाही मॉडल एक यूटोपिया है। तो यूटोपिया का अर्थ क्या हो जाता है? तो यूटोपिया का अर्थ होता है कि काल्पनिक है, वास्तविक नहीं या यथार्थ नहीं। ठीक है। इसके बाद फिर वेबर ने नौकरशाही मॉडल की व्यवस्था के क्रम में प्रथम प्राधिकार की व्याख्या की। वेबर प्राधिकार के स्थितिगत सिद्धांत को भी मानते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए
मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता किसे कहते हैं। फिर उसके बाद में शक्ति क्या होती है, ये मैक्स वेबर ने अपने अर्थों में स्पष्ट किया है। तो देखिए इसमें मैक्स वेबर कहते हैं कि सत्ता वह संभावना है जिसमें एक विशिष्ट विषययुक्त आदेश का व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह द्वारा पालन किया जाएगा। ये इन्होंने कहा है सत्ता के बारे में। फिर इसके बाद में शक्ति क्या है, तो शक्ति के संबंध में मैक्स वेबर कहते हैं कि शक्ति वह संभावना है जिसमें एक व्यक्ति सामाजिक बंधनों के अंतर्गत ऐसी स्थिति में हो कि विरोध के बावजूद वह अपनी शक्ति को या विरोधों के बावजूद अपनी इच्छा को क्रियान्वित कर सके या अपनी इच्छा को मनवा सके। ये इन्होंने कहा है शक्ति के संबंध में। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में मैक्स वेबर के अनुसार प्राधिकार या सत्ता के प्रकार, तो मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के 3 प्रकार होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो 3 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के कितने प्रकार होते हैं। तो सत्ता के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है पारंपरिक या परंपरागत सत्ता, ये पहला प्रकार होता है। दूसरा होता है करिश्माई सत्ता या चमत्कारिक सत्ता। फिर इसके बाद में तीसरा प्रकार होता है कानूनी सत्ता या विधिक सत्ता या तार्किक सत्ता। तो ये 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं मैक्स वेबर ने, जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें पहला प्रकार इसका परंपरागत सत्ता या पारंपरिक सत्ता। तो परंपरागत सत्ता किसे कहते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब अनुयायी अथवा कोई भी अधीनस्थ अपने नेता या अपने उच्च अधिकारी की बात इसलिए मानता है क्योंकि ऐसा सदियों से चला आता या ऐसा सदियों से होता चला आ रहा है। तो जो पुराने वर्षों से चला आ रहा है और उसी को जब हम आगे भी फॉलो करेंगे, हम आगे भी उसी को बढ़ावा देंगे। ठीक है, और ऐसी सत्ता के स्रोत परंपराएं होती हैं। तो जो पुराने समय से चला आ रहा है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे या उसी को बढ़ावा देंगे, तो वहां पर होती है परंपरागत सत्ता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राजशाही शासन व्यवस्थाओं में राजा के आदेश आम जनता श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करती है या स्वीकारती है, क्योंकि जनता को राजा में श्रद्धा या विश्वास होता था, इसलिए जनता अपने राजा की बात मानती थी। ठीक है, तो ऐसा वर्षों से चला आता है और आगे भी जो पीढ़ियां हैं वो भी इसका पालन करती रहेंगी। मतलब राजा महाराजाओं का जो भी आदेश है वो आम जनता मानेगी, क्योंकि जनता राजा में विश्वास करती है, जनता राजा में श्रद्धा रखती है, इसलिए जनता राजा की बात मानती है। तो इस प्रकार की सत्ता को परंपरागत सत्ता कहा जाता है, ऐसा कहा है मैक्स वेबर ने। तो इसका उदाहरण क्या है फिर, तो इसका उदाहरण यह है कि यूरोप में सामंतों की सत्ता, और इसके बाद हमारे भारत में, तो भारत में जमींदारों तथा राजा महाराजाओं की सत्ता, ये हमारे भारत में परंपरागत सत्ता के उदाहरण हैं। और ऐसी सत्ता में उत्तराधिकार आनुवंशिकता के आधार पर प्राप्त होता है, न कि योग्यता के आधार पर। तो आपने देखा भी होगा कि जो पुराने समय में राजा हुआ करते थे तो उनका पुत्र ही राजा बनेगा। ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति राजा नहीं बनता था, तो भले ही उसका पुत्र उस पद के योग्य ना हो, लेकिन राजा वही बनता था, राजा का पुत्र ही राजा बनता था। तो इस प्रकार की जो सत्ता होगी तो यह सत्ता क्या होती है, परंपरागत सत्ता होती है। अब जो परंपरागत सत्ता होती है इसके 2 प्रकार हो जाते हैं। तो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक होती पितृसत्तात्मक और दूसरी होती सामंती सत्ता। अब इसमें पितृसत्तात्मक सत्ता में क्या होता है, तो इसमें वंश परंपरा को अधिकार प्रदान किया जाता है। मतलब इसमें वंश परंपरा के आधार पर अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इस जैसे उदाहरण के लिए कि कोई भी राजा है, अब राजा की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में राजा कौन बनेगा, तो उसके बाद में उसका जो भी पुत्र होगा तो वह राजा बनेगा। तो इस प्रकार की सत्ता क्या हुई, पितृसत्तात्मक सत्ता होती है। इसके बाद फिर दूसरा प्रकार होता है सामंती सत्ता। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो भी विश्वास पात्र होगा तो विश्वास पात्र को इसमें अधिकार प्रदान किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पितृसत्तात्मक सत्ता किसे कहते हैं या सामंती सत्ता किसे कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगला देखिए दूसरा प्रकार। तो दूसरा प्रकार हो जाता है चमत्कारिक सत्ता। ठीक है, या इसी को कहा जाता है करिश्माई सत्ता। अब करिश्माई सत्ता या चमत्कारिक सत्ता क्या है, तो देखिए इसमें, तो इस प्रकार की सत्ता में औचित्य का दावा करिश्मा या चमत्कार के आधार पर निश्चित किया जाता है
और इसमें सत्ताधारी में असाधारण या अतिमानवीय गुण या क्षमताएं होती हैं, ठीक है, जो आम लोगों में नहीं पाई जाती। और ये असाधारण गुण ही अनुयायियों या प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और वे स्वतः ही शासक के अनुदेशों का पालन करने लगते हैं। ये होती है चमत्कारिक सत्ता। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसमें जिस व्यक्ति के अंदर जो भी गुण होगा जो आम व्यक्तियों में नहीं होता है, तो इसीलिए फिर उसके जो भी अनुयायी होंगे वे उसकी बात मानते हैं, जो प्रशंसक होते हैं वे उसकी बात मानते हैं। तो आप इसको उदाहरण से समझिए, तो उदाहरण से आपको जल्दी समझ में आएगा। तो उदाहरण के लिए देखिए कि जो पुराने समय में बड़े बड़े कुशल योद्धा होते थे, तो जो भी कुशल योद्धा होता है तो उसकी बात कोई भी व्यक्ति मानता है या हर व्यक्ति उसकी बात मानते हैं। फिर इसके बाद में जैसे कुछ बड़े बड़े संत होते हैं, तो जो बड़े बड़े संत होते हैं, महात्मा होते हैं, इनकी बात जनता मानती है, क्योंकि जो बड़े बड़े संत के पास जो गुण हैं, जो विशेषताएं उनकी होती हैं, तो वे गुण एक आम जनता में नहीं होते हैं, इसलिए जनता उनकी बात आसानी से मानती है। इसके बाद फिर ऐसे ही बड़े बड़े वक्ता होते हैं, ऐसे ही नेता होते हैं, ऐसे ही खिलाड़ी होते हैं। तो आपने देखा होगा कि खिलाड़ी की बात जनता मानती है, क्योंकि उनके पास एक गुण है, चमत्कारिक गुण, जो आम जनता के पास नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर थे, ठीक है। अब सचिन तेंदुलकर के अंदर जो गुण था वह एक आम व्यक्ति में नहीं होता है, इसलिए उनके प्रशंसक, उनके अनुयायी उनकी बात मानते हैं। ऐसे कुछ अभिनेता होते हैं, हीरो जिसको अपन कहते हैं, तो हीरो अगर कोई बात कहेगा तो उसके जो भी प्रशंसक है, अनुयायी है, सारे लोग उसकी बात मानने लगेंगे, क्योंकि वह गुण उस अभिनेता में है जो एक आम जनता में नहीं होता, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा और भी अन्य कलाकार होते हैं, जैसे अन्य कलाकारों में मकबूल फिदा हुसैन का नाम तो जानते हैं आप लोग, ठीक है। इसके बाद फिर लता मंगेशकर जी, जिनका निधन हो चुका है, ठीक है। तो इनकी बात जनता तुरंत मान लेती थी, क्योंकि इनके पास जो गुण हैं वह गुण आम जनता के पास नहीं थे। तो ये थे चमत्कारिक लोग। ऐसी सत्ता को क्या कहा जाता है? चमत्कारिक सत्ता कहते हैं। अब इसमें ध्यान रखना होगा कि जनता इनकी बात कब तक मानेगी? जब तक इनके पास ये गुण होता है, और जैसे इनके अंदर ये गुण समाप्त होता है जनता इनकी बात नहीं मानती। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसी में देखिए आगे कि चमत्कारिक व्यक्तित्व के आधार पर समाज में ये विशिष्ट स्थान रखते आए हैं, परंतु यहाँ चमत्कारिक प्राधिकार या चमत्कारिक सत्ता का आशय संस्थानिक स्तर या संगठन में कार्यरत नेतृत्वकर्ताओं के करिश्माई नेतृत्व से ही है। जैसे ही नेता में चमत्कारिक गुण खत्म हो जाता है, उनकी सत्ता भी समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर जो नेता शब्द आया है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो नेता का अर्थ सिर्फ राजनेता ही नहीं है, नेता का अर्थ सिर्फ भाषण देने वाला नहीं है, नेता का अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला। तो नेतृत्व करने वाला कोई भी हो सकता है, चाहे कोई भी एक कमांडर हो, ठीक है, या फिर कोई भी अपन देखते हैं कि सेना में कोई भी जैसे कर्नल होता है या जो भी अधिकारी है, उच्चाधिकारी जो नेतृत्व करता है वह नेता होगा। ऐसे ही किसी भी संगठन में कोई भी टीम लीडर होता है, तो कोई भी टीम लीडर अपनी टीम को लीड करता है तो वह भी क्या हुआ? नेता ही होता है, ठीक है। इसके बाद में जैसे हम IAS की बात करें तो कलेक्टर अपने अधीनस्थों का क्या है? नेता। तो कलेक्टर के अधीन जितने भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी कार्य करता है तो उन सभी अधिकारी कर्मचारियों का नेता है कलेक्टर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कलेक्टर उनके लिए क्या है? एक नेता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये हमने आपको बताया यहाँ पर मैक्स वेबर के अनुसार चमत्कारिक सत्ता के बारे में। अब अगली सत्ता देखिए फ्रेंड, इसमें विधिक सत्ता। अब विधिक सत्ता किसे कहते हैं? तो देखिए इसमें मैक्स वेबर का विचार क्या है। तो इस प्रकार की सत्ता मूलतः विधि सम्मत तथा तार्किक आधार पर औचित्य का दावा करती है, और इसमें सुनिश्चित नियमों, कानूनों तथा सिद्धांतों के अनुसार जो प्रशासनिक प्रणाली संचालित होती है, जिसे एक निश्चित कार्यक्षेत्र में वैधता प्राप्त होती है, वह वैध विवेकपूर्ण सत्ता कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे जितने भी संवैधानिक पद होते हैं, ठीक है, और वे अपनी बातों को मनवाते हैं, तो उसे कहा जाता है विधिक सत्ता। एक उदाहरण के लिए से कलेक्टर का पद ही हम लेते हैं, तो कलेक्टर अपनी बातों को मनवाता है किस आधार पर? विधिक सत्ता के आधार पर, ठीक है। तो कलेक्टर का जो पद है वह किसका उदाहरण है? विधिक सत्ता का उदाहरण है।
तो कलेक्टर संविधान के अनुसार अपनी बातों को मनवाता है, कानून के अनुसार अपनी बातों को जनता से मनवाता है। तो इस प्रकार की सत्ता क्या होगी? विधिक सत्ता कहलाती है। तो इसी के आधार पर विधिक सत्ता को सरल शब्द में आप याद रख सकते हैं कि तमाम विरोधों के बावजूद अपनी बात को मनवा लेना शक्ति है, और जब इस शक्ति को वैधता प्राप्त हो जाए तो वह वैधानिक सत्ता कहलाती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और इस प्रकार की सत्ता का प्रयोग निर्धारित नियमों के अनुसार योग्य सिद्ध हुए श्रेष्ठ व्यक्ति या पदाधिकारी करते हैं, तथा अन्य सभी इस सत्ता को इसलिए स्वीकार करते हैं या स्वीकारते हैं कि वह कानूनी रूप से तर्क सिद्ध होती है। और मैक्स वेबर ने नौकरशाही को इसी प्रकार की सत्ता के अंतर्गत माना है, या इसी के अंतर्गत उन्होंने नौकरशाही को रखा है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं अपने अधिकारों का उपयोग संविधान के अनुसार या कानून के अनुसार ही करते हैं। ठीक है, संविधान के खिलाफ कोई कार्य नहीं करते, कानून के खिलाफ ये कोई कार्य नहीं करते हैं। इसके बाद फिर अब आगे देखिए मैक्स वेबर की नौकरशाही के दृष्टिकोण। तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही के दृष्टिकोण के संबंध में दो दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। तो पहला देखिए इसमें, तो पहला दृष्टिकोण मैक्स वेबर का यह है कि नौकरशाही एक वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार के रूप में या सत्ता के रूप में। तो मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार को या सत्ता को निष्पादित करने का एक माध्यम होता है, और उन्होंने या वे नौकरशाही को कोई ऐतिहासिक नियम या परंपरा नहीं मानते। तो मैक्स वेबर का कहना है कि नौकरशाही कोई ऐतिहासिक नियम या परंपरा नहीं है, बल्कि इसे कानूनी शक्ति प्राप्त प्राधिकार मानते हैं, जिसे लोग श्रद्धा, चमत्कार, भय या संस्कारों के कारण नहीं, बल्कि इसकी कानूनी एवं तार्किक स्थिति को देखकर इसे स्वीकार करते हैं। फिर इसके बाद में वेबर का मॉडल या वेबर का नौकरशाही प्रतिमान आधुनिक राज्यों की नौकरशाही के लक्षणों एवं विशेषताओं को विश्लेषित करने में भी सक्षम हुआ है। फिर इसके बाद में अगला देखिए इसमें दूसरा दृष्टिकोण। तो दूसरा दृष्टिकोण है कि नौकरशाही एक संगठन के रूप में। तो मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही स्वयं एक संगठनात्मक ढांचे में कार्य करती है। तो मैक्स वेबर का कहना था कि जो नौकरशाही होती है एक संगठन के रूप में होती है। तो जैसे हम प्रशासनिक अधिकारियों को देखते हैं, तो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं ये एक संगठन के रूप में ही कार्य करते हैं, और जिस प्रकार संगठन के लिए व्यक्तियों, स्थान, उद्देश्य तथा प्रक्रियाओं को आधार माना जाता है, उसके अनुरूप भी नौकरशाही एक संगठन ही है, क्योंकि इसमें एक संगठन के सभी लक्षण या गुण उपस्थित होते हैं। ये मैक्स वेबर ने कहा है, आपको याद रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला उन्होंने बताया कि मैक्स वेबर के द्वारा बनाया गया जो नौकरशाही का आदर्श प्रारूप है, यह कई दशकों से तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन का आधार बना हुआ है। तो ये इन्होंने दो दृष्टिकोण बताए हैं मैक्स वेबर ने नौकरशाही के बारे में, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आगे नौकरशाही की विशेषताएं। तो नौकरशाही की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? तो पहली विशेषता देखिए इसमें नौकरशाही की कि प्राधिकारों की समुचित व्यवस्था, मतलब जो अधिकार होते हैं उनकी उचित व्यवस्था होती है। तो नौकरशाही में कार्यरत मतलब जितने भी कार्य करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी होते हैं, तो इन सभी को प्रदत्त अधिकार या सत्ता संबंधित कार्मिक के उत्तरदायित्व से जुड़े हुए विभाग के प्राधिकारों के अधीन होती है। फिर इसके बाद में दूसरा है या दूसरी विशेषता है कि सरकारी साधनों पर कार्मिक का अस्वामित्व। मतलब ये होता है कि संगठन में या सरकारी संगठन में जितने भी अधिकारी या कर्मचारी कार्य करते हैं, तो जो भी सरकारी साधन होता है उन पर उनका व्यक्तिगत रूप से कोई अधिकार नहीं होता। अगर सरकार के कार्यालय से संबंधित उन्हें कोई कार्य है तो उसे उस साधन का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत उपयोग के लिए इन साधनों का उपयोग ये नहीं करते। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। प्रत्येक कार्मिक को अनेक प्रकार के साधन, उपकरण आदि प्रदान किए जाते हैं, जिनका प्रयोग वे केवल उत्तरदायित्वों के सफल निर्वहन के लिए करते हैं, सरकारी कार्यों के लिए करते हैं, व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए जैसे कलेक्टर होता है, तो कलेक्टर को सरकारी गाड़ी मिलती है 4 व्हीलर, तो वह सरकारी गाड़ी सरकारी कार्यों के लिए होती है, न कि उसके व्यक्तिगत कार्यों को पूर्ण करने के लिए। ठीक है,
इसके बाद फिर अगली विशेषता होती है पद सोपान। तो पद सोपान में क्या होता है देखिए, तो प्रत्येक नौकरशाही तंत्र में पदों की श्रृंखला होती है और पद सोपान व्यवस्था से ही संगठन में नियंत्रण, निर्देश आदि कार्य निर्धारित होते रहते हैं। और इस व्यवस्था में उच्चाधिकारियों के द्वारा आदेश दिया जाता है और जो अधीनस्थ होते हैं उनके द्वारा इस आदेश को स्वीकार किया जाता है तथा ये अधीनस्थ प्रतिवेदन अपने उच्चाधिकारी को देते हैं या प्रस्तुत करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगली विशेषता देखिए औपचारिकता। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, तो नौकरशाही में कार्यालयों द्वारा कार्य संचालन औपचारिक आधार पर किया जाता है और कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया तथा नियम नौकरशाही को औपचारिकता का नाम या औपचारिकता का जामा पहनाते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, मतलब कि जो सरकारी संगठन होते हैं तो सरकारी संगठन में सारे कार्य औपचारिक माध्यम से होते हैं, मतलब सब नियम के अनुसार होते हैं, अनौपचारिक तरीके से कोई कार्य नहीं होता। उदाहरण के लिए कि अगर एक अधीनस्थ को कोई भी बात अपने उच्चाधिकारियों तक पहुंचाना है तो वह क्या करेगा, लिखित में देना पड़ेगा उसे, ठीक है। ऐसे मौखिक रूप से उसकी बात को स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि इसमें लिखित कार्यवाही होती है और इसमें एक थ्रो प्रॉपर चैनल के तहत ही आदेश आते हैं और प्रतिवेदन पहुंचते हैं। तो इसमें औपचारिकता को बढ़ावा दिया जाता है, नियम कानून होता है, प्रक्रिया के तहत कोई कार्य होता है, ये होती है इसमें औपचारिकता। इसके बाद फिर अगला आता है कार्यकुशलता। अब कार्यकुशलता का मतलब क्या है देखिए, इसमें तो नौकरशाही तकनीकी दृष्टि से अधिकतम कार्यकुशलता के लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम होती है क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्य विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है तथा संगठन के सभी सिद्धांतों का पूर्णतः इसमें पालन भी किया जाता है। फिर इसके बाद में अगली विशेषता होती है विशेषीकरण। तो जो आधुनिक नौकरशाही होती है तो आधुनिक नौकरशाही में प्रत्येक प्रकार के पद एवं कार्य के लिए तकनीकी योग्यताओं एवं क्षमताओं से युक्त कार्मिकों का चयन किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण भी इन्हें दिया जाता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है योग्यता आधारित चयन। तो प्रशासनिक कुशलता के लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से नौकरशाही में प्रत्येक पद के लिए योग्यताएं निर्धारित होती है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड, ये इसकी सब विशेषताएं हैं। इसके बाद फिर अगली विशेषता होती है लिखित प्रलेख या लिखित कार्यवाही। तो नौकरशाही की एक प्रमुख विशेषता होती है क्योंकि इसमें जो भी कार्य होता है सब कागजी कार्यवाही होती है, मतलब लिखित में काम होता है। तो नौकरशाही में प्रत्येक कार्य एवं निर्णय लिखित दस्तावेजों के रूप में होते हैं, परंतु आज हम देखते हैं कि डिजिटल प्रोग्राम या डिजिटल कार्यक्रम हमारे भारत में शुरू किया गया है जिसके माध्यम से धीरे धीरे सारे जो प्रशासनिक कार्य हैं सब डिजिटल होते जा रहे हैं, सारे काम कंप्यूटराइज्ड होने लगे हैं। तो आपने देखा भी होगा कि अब जो FIR दर्ज होती है तो FIR भी अब ऑनलाइन दर्ज हो जाती है। अब जो लिखित कार्रवाई होती है सब अब धीरे धीरे कंप्यूटराइज्ड होने लगी है, ठीक है। इसके बाद में अब हम देखते हैं जैसे मेल भी भेजे जाने लगे हैं। पहले तो क्या होता था कि आदेश देना है तो सब पेपर पर दिए जाते थे, लिखित में आदेश दिए जाते थे, लेकिन आजकल क्या होता है कि जैसे आदेश देना है तो सबको एक सिस्टम से जोड़ा जाता है और उसके माध्यम से सभी तक आदेश आसानी से पहुंच जाते हैं। तो अब वह पेपर के माध्यम से आदेश देना अब उचित नहीं रहा है। अब क्या होता है, सीधा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कार्य होता है, ठीक है। और इस प्रकार से फिर अगला होता है कार्य विभाजन। अब कार्य विभाजन इसमें क्या होगा, तो कार्मिकों को पद सोपान व्यवस्था से कार्यों का स्पष्ट विभाजन हो जाता है और यह विभाजन वैधानिक आधार पर ही होता है। तो जितने भी कर्मचारी हैं, कार्मिक हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो सबका अलग अलग कार्य होता है, जिसका जो कार्य होता है वह वही कार्य करता है, ठीक है। और इससे कार्यों में दोहराव भी नहीं होता। इसके बाद फिर इसके 3 प्रमुख घटक होते हैं। तो इसके 3 घटक कौन कौन से होते हैं, तो पहला है कि नौकरशाहों में से ही व्यक्ति पद धारण करते हैं जो निर्धारित योग्यता रखते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा है कि निर्धारित प्रशासनिक कार्यों को उत्कृष्ट तरीके से पूरा करने के लिए कार्मिकों के बीच कार्यों का विभाजन राजकीय कर्तव्य के रूप से किया जाता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि इन राजकीय कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक निर्देश देने के अधिकार भी सुनिश्चित आधारों पर बटे होते हैं। तो ये सब इसमें आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अगली विशेषता है फ्रेंड इसमें कार्य की निरंतरता।
अब कार्य की निरंतरता क्या होती है, तो देखिए इसमें कि राज्य के कार्यों को निरंतर रूप से संचालित करने के लिए नौकरशाही एक गतिशील संगठन होता है जो निरंतर कार्य करता रहता है। तो हम देखते हैं कि जितने प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ये सभी अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर निरंतर कार्य करते रहते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है निश्चित नियम होते हैं। तो नौकरशाही में सभी कार्य नियमों के अनुसार किए जाते हैं। सभी अधिकारियों को, कार्मिकों को नियम के अंतर्गत ही कार्य करना पड़ता है। इसके 3 गुण होते हैं। तो ये नियमों के 3 गुण कौन कौन से होते हैं, तो पहला नियम देखिए, इसमें पहला गुण देखिए कि प्रत्येक कार्मिक को प्रदत्त अधिकारों की सीमाएं होती हैं जिनके माध्यम से अधिकारी जनता को वैध तरीकों से बाध्य कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए प्रत्येक कार्मिक का यह कर्तव्य होता है कि अव्यक्तिगत सिद्धांतों से सीमित होता है। मतलब जितने प्रशासनिक कार्यों को करना है तो उनके लिए प्रत्येक कार्मिक का कर्तव्य अव्यक्तिगत सिद्धांतों से सीमित होता है। मतलब अपने व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर कोई कार्य नहीं करेगा। जो सरकारी सिद्धांत होते हैं, सरकारी नियम होते हैं, उनके अनुसार उन्हें कार्य करना पड़ता है। अपने हिसाब से कोई काम वे नहीं करते हैं। इसके बाद फिर निर्दिष्ट कार्यों को संपादित करने के लिए कार्मिकों को आवश्यक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अगली विशेषता होती है आजीविका की व्यवस्था। तो नौकरशाही के सदस्य के रूप में संगठन में कार्यरत व्यक्ति अपने रोजगार को ही वृत्ति का, मतलब इसको कैरियर कहते हैं इंग्लिश में, तो इसको अपना कैरियर बना लेते हैं जिससे उनका जीविकोपार्जन होता है। इसी से उनको आय प्राप्त होती है तथा पदोन्नति की आशा में भी या पदोन्नति की आशा में वह नौकरशाही में बना रहता है। तो कोई भी पदाधिकारी जब सरकारी संगठन में कार्य करता है तो वह इसी आशा से कार्य करता है कि भविष्य में मेरी पदोन्नति होगी, भविष्य में मेरा वेतन बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी कारण से वह कार्य उसमें करता रहता है और इसी कारण पदोन्नति की व्यवस्था कार्य कुशलता में वृद्धि की परिचायक होती है। फिर इसके बाद में अगली विशेषता आती है निश्चित पारिश्रमिक। तो नौकरशाही के अंतर्गत प्रत्येक कार्मिक को उसके पद पर योग्यता तथा अनुभव के आधार पर निश्चित वेतन के रूप में पारिश्रमिक एवं उसके अतिरिक्त भी अन्य लाभ जैसे पेंशन है, चिकित्सा आदि सुविधाएं उसे प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है तटस्थता। ठीक है, तटस्थता इसमें क्या होता है, तो नौकरशाही में सभी कार्मिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि व्यक्तिगत राय को महत्व दिए बिना सभी कार्य पूर्ण ईमानदारी, अनुशासन, तटस्थता से पूर्ण करें। तो तटस्थता का अर्थ यहाँ पर होता है कि ईमानदारी से कार्य करना। ठीक है, इसमें वायस से ग्रसित नहीं होना है। मतलब अगर कोई परिवार में अपना वाला आया है तो उसको पहले महत्व देना है और नियमों के अनुसार जो व्यक्ति पहले आया उसे महत्व न देना, ऐसा नहीं करना है। तो जो नियम के अनुसार हो रहा है उसी के अनुसार कार्य करना है, चाहे वह परिवार के सदस्य हो चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो। ठीक है, इसके बाद फिर अब अगला देखिए, इसमें अगला जाता है इसमें नौकरशाही पर नियंत्रण के उपाय। तो अभी हमने आपको जो बताए हैं ये सब नौकरशाही की विशेषताएं थी। अब नौकरशाही पर नियंत्रण कैसे किया जाए, तो इसके कुछ उपाय मैक्स वेबर के द्वारा बताए गए हैं। तो इसमें देखिए नौकरशाही पर नियंत्रण के उपाय। तो पहला उपाय यह है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता स्वयं निर्णय निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, तो ये नियंत्रण का पहला उपाय है। फिर इसके बाद में दूसरा उपाय यह है कि प्रतिनिधित्व जिसमें संसद या विधानसभा के माध्यम से जनता प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। वेबर ने नौकरशाही पर नियंत्रण की सर्वाधिक उत्तम रीति इसे ही बताया है। तो जैसे अपन देखते हैं कि जनता नियंत्रण करती किस पर, अपने जो विधानसभा के सदस्य होते हैं या फिर संसद सदस्य होते हैं, तो इन पर जनता ही नियंत्रण करती है। तो इसी को इन्होंने सबसे अच्छी रीति मानी है मैक्स वेबर ने। ठीक है, इसके बाद फिर अगला है कि निर्णय निर्माण में एक से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी होनी चाहिए। निर्णय लेते समय किसी एक के द्वारा निर्णय न लिया जाए, अन्य व्यक्तियों को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद फिर अगला आता है कि शक्तियों का पृथक्करण जिससे सत्ता का अति केंद्रीकरण नहीं होगा और सामंजस्यकारी व्यवस्था का निर्माण होगा। इसके बाद फिर अगला बताया इन्होंने कि अपरिपक्व प्रशासन जिसमें गैर वेतनभोगी व्यक्तियों के द्वारा प्रशासनिक कार्य किया जाएगा जो
पेशेवर नहीं होंगे और इससे अहितकारी केंद्रीकरण का प्रशासनिक व्यवस्था में निर्माण नहीं होगा। इसके बाद फिर अगला आता है वेबर की नौकरशाही के गुण। तो मैक्स वेबर के द्वारा जिस नौकरशाही के मॉडल को प्रस्तुत किया गया है तो इसके गुण क्या है, तो इसमें कुछ विचारों का मत है, कुछ विचारकों का मत है। तो कुछ विचारकों में नाम आता है जैसे कार्ल मार्क्स का और लेनिन का। तो इनके अनुसार नौकरशाही पूंजीवाद से जुड़ी हुई है, अतः यह नौकरशाही पूंजीवाद की समाप्ति के साथ ही नष्ट हो जाएगी, किंतु वेबर ऐसा नहीं मानते हैं। फिर इसके बाद में वेबर का मॉडल तकनीकी योग्यता प्राप्त कार्मिकों के चयन पर बल देता है, जो प्रशासनिक कार्यकुशलता या दक्षता का आधार माना जाता है। फिर इसके बाद में अगला है वेबर के अनुसार। तो वेबर कहते हैं कि नौकरशाही एक स्वतंत्र इकाई है जो पूंजीवाद हो या समाजवाद हो, ये हमेशा बनी रहेगी, ये समाप्त होने वाली नहीं है। ये इनका कहना है मैक्स वेबर का। इसके बाद फिर विकसित नौकरशाही को अनिवार्यता आधुनिक युग का केंद्रीय राजनीतिक सत्य है। ठीक है, तो विकसित नौकरशाही की अनिवार्यता या आधुनिक युग का यह केंद्रीय राजनीतिक सत्य है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला गुण है कि यह प्रतिमान नौकरशाहों के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक दोनों रूपों को स्पष्ट करता है। तो ये इन्होंने कहा है मैक्स वेबर ने नौकरशाही के गुण के बारे में, जो आपको याद रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर अगला गुण आता है कि वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार की स्थापना तथा जनता द्वारा उसकी स्वीकृति के क्रम में नौकरशाही एक श्रेष्ठ विकल्प होता है, क्योंकि नौकरशाही के अभाव में कानूनी तार्किक सत्ताओं के निष्पादन की कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर इसके बाद में अगला है कि लोक प्रशासन के साहित्य एवं अनुसंधान को समृद्ध करने में मैक्स वेबर का नौकरशाही मॉडल यह निर्णायक सिद्ध हुआ है। फिर इसके बाद में अगला है कि वेबर के द्वारा बताई गई नौकरशाही की विशेषताएं संगठन में कर्मचारी तंत्र के एक स्वरूप को प्रस्तुत करती हैं। इसके बाद फिर अगला है कि वेबर का यह प्रतिमान विकसित तथा विकासशील दोनों प्रकार के राष्ट्रों की प्रशासनिक प्रणालियों की व्याख्या करने में सक्षम है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ये नौकरशाही की गुण है। तो जो मैक्स वेबर के द्वारा जो नौकरशाही मॉडल प्रस्तुत किया गया है तो उसके गुण यहाँ पर हमने आपको बताए हैं मैक्स वेबर के अनुसार। तो 5 नंबर में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्स वेबर की नौकरशाही के गुण बताइए, तो ये गुण आपको लिखने होंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नौकरशाही की आलोचना। तो मैक्स वेबर ने जो नौकरशाही मॉडल प्रस्तुत किया है तो इसकी आलोचना भी कुछ आधार पर की जाती है। तो देखिए इसमें आलोचना का पहला पॉइंट है यहाँ पर कि मैक्स वेबर की नौकरशाही मॉडल की आलोचना मानवीय पहलू की अनदेखी व यंत्र विचारधारा के रूप में की जाती है। तो यंत्र विचारधारा मतलब शास्त्रीय विचारधारा के रूप में की जाती है, जिससे मनुष्य को यंत्र के पुर्जे के रूप में देखा जाता है, जो कि सही नहीं है। इसके बाद फिर अगला आता है कि नौकरशाही मॉडल को बंद व्यवस्था मॉडल कहा गया है, जो परिवेश मतलब वातावरण और संगठन के बीच अंतः क्रियात्मक संबंधों पर ध्यान नहीं देता है। इससे यह अपने पर्यावरण में रहने वाले लोगों की अपेक्षा को पूरा नहीं कर सकता। इसके बाद फिर अगला आता है कि यदि परिवेश या वातावरण में परिवर्तन हो रहा है तो यह मॉडल काम नहीं करेगा या काम नहीं कर सकता, और यह दिन प्रतिदिन और दोहरावपूर्ण कार्यों के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन रचनात्मकता व शोध कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में अगला आता है कि टालकट पार्सन्स ने इनके बारे में कहा है नौकरशाही मॉडल के बारे में। तो टालकट पार्सन्स के अनुसार संगठन में तकनीकी क्षमता से युक्त नव आगंतुक मतलब जो नए नए कर्मचारी आते हैं तो उन्हें कहा जाता है नव आगंतुक। तो जो नव आगंतुक कर्मचारी होते हैं तो नव आगंतुक कर्मचारी केवल इस आधार पर उच्चाधिकारी के आदेशों का पालन नहीं करेगा कि वह वरिष्ठ है। फिर इसके बाद में नौकरशाही मॉडल में जो तत्व प्रशासन की कार्यकुशलता को बढ़ाते हैं वे ही कार्यकुशलता को चुनौती भी देते हैं। फिर इसके बाद में अगला आता है कि वेबर का मॉडल केवल औपचारिकता, नियमबद्धता तथा अनुशासन पर बल देता है, जबकि संगठन में औपचारिक संबंध, अनौपचारिक संगठन, नियम एवं मूल्य भी
प्रभावी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो अनौपचारिक संबंध, अनौपचारिक संगठन, ये भी भूमिका निभाते हैं प्रशासन में, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब अनौपचारिक संबंध क्या है या अनौपचारिक संगठन क्या होता है, तो मतलब इसमें कोई नियम कानून नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कलेक्टर, इसके बाद में जितने भी उसके अंडर में काम करने वाले अधिकारी होते हैं, जैसे एसडीएम होता है, फिर इसके बाद में और भी जो उसके अधीन कार्य करने वाले अधिकारी हैं, तो अगर इनको ऑफिस में कार्य करना होगा तो इनके ऑफिस में मुलाकात किस प्रकार से होगी, तो औपचारिक तरीके से होगी। लेकिन अब यही अधिकारी सारे अधिकारी अगर कहीं शादी में मिलते हैं तो उनके बीच वहाँ पर जो संबंध होगा वह किस प्रकार का होगा, अनौपचारिक संबंध होगा। वे वहाँ पर किसी भी शादी में मिलते हैं, कहीं गार्डन में मिलते हैं, तो यह उनका अनौपचारिक संबंध होगा। वहाँ पर वे लोग हाथ मिला सकते हैं, गले लग सकते हैं, लेकिन कार्यालय में वे इस प्रकार से संबंधों को स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफिस में, कार्यालय में उन्हें किस प्रकार के संबंधों को बनाए रखना है, औपचारिक संबंध। ठीक है, तो इनके जो नौकरशाही का मॉडल है मैक्स वेबर का, तो उसका उसी आधार पर आलोचना की जाती है कि संगठन में जो औपचारिकता होती है, नियमबद्धता होती है, ठीक है, और अनुशासन होता है, तो इसमें ज़्यादा बल दिया गया है मैक्स वेबर के मॉडल पर। जबकि संगठन में किसकी आवश्यकता है, तो संगठन में अनौपचारिकता की भी आवश्यकता है, अनौपचारिक संगठन की भी आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर इनके मॉडल की आलोचना की जाती है। अगला है कि नौकरशाही में जो अनौपचारिक शक्ति संघर्ष पाया जाता है उसको वेबर ने पूर्ण उपेक्षित किया है या वेबर ने इसकी उपेक्षा की है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर अगला आता है कि नौकरशाही में कार्य करते हुए एक जैसे कार्य करने व समय के साथ विकसित न होने के कारण प्रबंधक अपनी अयोग्यता के स्तर को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद फिर अगला जाता है कि नौकरशाही की शक्ति में वृद्धि होने पर यह जनता को हानि भी पहुंचा सकती है। ठीक है, अगर अधिकारियों को ज़्यादा अधिकार प्राप्त हो जाएगा तो हो सकता है कि वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगे। ठीक है, इसीलिए फिर मर्टन कहते हैं, तो मर्टन के अनुसार नौकरशाही के कठोर अनुशासन के कारण भय, रूढ़िवादिता, अनावश्यक नियमबद्धता की भावना उत्पन्न होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी आलोचना है नौकरशाही की। तो यह भी अलग सबसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्स वेबर की आलोचना, मैक्स वेबर के जो नौकरशाही मॉडल है उसकी आलोचना लिखिए। तो ये आलोचनाएं आपको लिखनी होगी। अब इसके बाद फिर आगे देखिए, अगला जाता है मैक्स वेबर के नौकरशाही मॉडल की प्रासंगिकता। तो मैक्स वेबर ने जो नौकरशाही मॉडल प्रस्तुत किया है इसकी प्रासंगिकता किस आधार पर है और वर्तमान में इसकी क्या उपयोगिता है। तो देखिए इसमें इसके मॉडल की प्रासंगिकता, तो नौकरशाही के व्यवस्थित सांगठनिक ढांचे के निर्माण, पक्षपात रहित प्रशासन, कैरियर सेवा, कानूनी तार्किक प्राधिकार या अधिकार का प्रयोग आदि सिद्धांतों के समावेश के कारण मैक्स वेबर का नौकरशाही मॉडल आज भी प्रासंगिक है, आज भी ये उपयोगी है। ठीक है, और मॉडल में नौकरशाही के जिन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है उन्हें आज भी प्रशासन में उचित स्थान दिया जाता है। आज भी हम देखते हैं कि प्रशासनिक संगठन में आज भी इसकी अधिक उपयोगिता है। जैसे मैक्स वेबर ने बताकर गया था नौकरशाही के बारे में, आज भी हम देखते हैं कि वैसे प्रशासन में हो रहा है। इसके बाद फिर मार्टिन एल्ब्रो, तो मार्टिन एल्ब्रो यह कहते हैं कि औपचारिक तार्किकता आज के युग में अपने चरमोत्कर्ष पर है, अतः इस संबंध में मैक्स वेबर का योगदान अति प्रशंसनीय है, अति प्रशंसा करने योग्य है। और वेबर ने, ठीक है, तो वेबर का जो नौकरशाही मॉडल है तो केवल सैद्धांतिक प्रारूप नहीं रह गया है बल्कि यह व्यवहारिक रूप में भी हमारे सामने दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कहा है मार्टिन एल्ब्रो ने मैक्स वेबर के नौकरशाही मॉडल के बारे में, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारे सेशन समाप्त हो जाता है। अब इसमें आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन और 11 नंबर के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछें वैसा आपको आंसर लिखना होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।